चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लॉज करने वाले हैं, लॉज एंड कंस्ट्रेंट मोशन, एंड कंस्ट्रेंट मोशन हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो कौन बताएगा मुझे न्यूटन का सबसे फर्स्ट लॉ कौन सा था? कौन सा था? लॉ ऑफ इनर्शिया। यस, बहुत ही अच्छे। देखो बेसिकली बच्चों, देखो न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ था, यस, सो बेसिकली 3 लॉ दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ वाज न्यूटन, लिख सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा म्यूट कर लो। भैया इतनी मुश्किल है सोचने की, नहीं किसको किसको। हाँ प्रियंका, एक सेकेंड। चलिए, सेकेंड इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड थर्ड क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन उन्होंने क्या हमें बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, अपनी यूनिफॉर्म स्टेट को मेंटेन करने की उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या रहेगी, मोशन में रहने की टेंडेंसी रहेगी। ये उसके फर्स्ट लॉ था। भाई अगर ये बात सही थी तो किसी ने क्वेश्चन पूछा, भाई अगर ऐसी बात है तो फिर हाँ, मतलब स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली ये थी कि अगर उस पे, जब तक कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल स्टेट को चेंज नहीं करता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे, वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन, वो हमेशा मोशन में रहेगा। तो इसी बात को लेके किसी ने क्वेश्चन पूछा है, अच्छा ऐसी बात है भाई, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी सेम स्टेट रखेगा या फिर यूनिफॉर्म स्टेट रखेगा, ऐसी बात है। तो अगर हम ट्रेन को धक्का लगाते हैं तो ट्रेन मूव क्यों नहीं करती फिर, लेकिन कार तो मूव करती है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए उन्होंने फिर क्या बोला, उन्होंने एक नया लॉ इसको मॉडिफाई किया, लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? कौन बताएगा मुझे व्हाट इज इनर्शिया? बेसिकली इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? सर किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। सर यस वर्षा, बिल्कुल इनएबिलिटी। सही। यस चारू। यस, Inability to change its state. यस, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म स्टेट, टू मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म स्टेट, ये होता है इनर्शिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर किसी के अंदर ज्यादा इनर्शिया होगा, उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी अपनी यूनिफॉर्म स्टेट को मेंटेन करने की। यूनिफॉर्म स्टेट, यूनिफॉर्म स्टेट का मतलब क्या है? वो रेस्ट भी हो सकता है और वो मोशन भी हो सकता है। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लॉ। दैट इज, what is inertia? The property of the body is called, each and every body has a tendency to resist its change in its state of motion. इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है, अब देखो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये मास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मास की। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, म्यूट किसने नहीं किया? बच्चों म्यूट रखा करो जब तक आपको कोई क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एक नया टर्म आता है, मोमेंटम। भाई किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं, आप सब ने आई थिंक टेनिस की बॉल से आप थोड़ा बहुत खेले होंगे या प्लास्टिक की बॉल से आप थोड़ा बहुत खेले होंगे, आपकी तरह ऐसे कोई बॉल फेंकता आप कैच कर लेते हो। लेकिन अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज हो तो एक लेदर की बॉल होती है, वो थोड़ी सी भारी होती है। या फिर आप सोचो कि एक रबर की बॉल है, एक लोहे की बॉल है। जिस स्पीड से आपने रबर की बॉल को आपकी तरफ फेंका है, आपने कैच भी कर लिया, अगर सेम स्पीड से अगर आप लोहे की बॉल आपकी तरफ को फेंक दे
तो क्या आपको तकलीफ होगी नहीं होगी उसको कैच करने में? होगी ना। इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इसकी वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। अब वेलोसिटी आ गई तो बच्चों वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो बच्चों ये क्या होता है, ये भी वेक्टर होता है, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ बच्चों, अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना पूछ लेना मेरे से, क्योंकि देखो हमें सिलेबस भी कवर करना है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें आप कवर करके बैठे हो। आई थिंक मोमेंटम के बारे में सबको पता होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको मोमेंटम मोमेंटम के बारे में नहीं पता? नो सर। चलिए, उसके बाद आया हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ, यहीं से क्या निकला बच्चों, यहां से निकला न्यूटन सेकंड लॉ। कौन बताएगा न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? तो F बच्चों equals न्यूटन, to m. मोमेंटम। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। एक बॉडी कितना मोशन पोजेस करती है? Sir, rate of change of momentum. परफेक्ट परफेक्ट। तो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ठीक है। सो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी जिसपे लग रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट से आपने कोई एफ एक्सटर्नल लगा दिया, बाहर से आप कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो किस रेट से इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, उस पे किस पे डिपेंड करता है वो, एफ एक्सटर्नल पे, ठीक है। अगर आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के डीपी बाई डी टी, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड नंबर की बात करें तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, और अगर उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, वो है 1 kg/मीटर/सेकेंड, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो बच्चों यहाँ से के की वैल्यू क्या आती है, के की वैल्यू यहाँ से 1 आती है। इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली जो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला वो क्या है, वो ये है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों एग्जैक्टली फॉर्मूला ये है, dm बाय dt प्लस m इंटू dv बाय dt। बट आपके सिलेबस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम मास क्या लेके चलते हैं, मास कांस्टेंट लेके चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मास कांस्टेंट है तो बच्चों तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, m dv बाय dt, इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन, जल्दी से बोलो। No sir. पक्का? चलिए अपना सेकंड लॉ था। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ। तो बच्चों कौन बताएगा, ये स्टेटमेंट तो बहुत ही Every ज्यादा action has equal and opposite reaction. यस, तो ये बात यस, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें आप छोटा सा एक सेंटेंस और ऐड कर दो, क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल, देखो ये जो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, बच्चों म्यूट रखो ना खुद को। भूमि, चलिए देखो, मान लो अगर मैंने क्या किया, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक वॉल को मैं पंच कर रहा हूँ, ये वॉल है मेरे सामने, इसको मैं पंच कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जिस फोर्स से मैं इसको पंच, एक मिनट मैंने कलर गलत ले लिया, ठीक है, एक वॉल है उसको मैं पंच कर रहा हूँ,
अब बच्चों मैं जो पंच कर रहा हूँ, मान लो मैं पंच कर रहा हूँ उससे ऐसे, ठीक है। तो मैं जो पंच कर रहा हूँ बच्चों, मैं ऐसे पंच किया, ठीक है। अब देखो मान लो ये मैंने लगा एक्शन, ये मैंने क्या लगा एक्शन। नाउ फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो बच्चों मेरे हाथ पे भी एक फोर्स लगेगा जो कि दीवार लगाएगी मेरे ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। बच्चों लेकिन ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन जो लग रहे हैं ना वो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे वो। भाई मान लो अगर मैंने दीवार को मुक्का मारा, ठीक है, दीवार भी मान लो थोड़ी सी हिली, लेकिन मुझे भी तो दर्द हुआ ना, अब मुझे क्यों दर्द हुआ? तो ये न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था कि भाई जब आप किसी पे फोर्स लगाते हो तो वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, फोर्सेस किस में एग्जिस्ट करते हैं? फोर्सेस हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर्स में, ठीक है। सो फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर। कभी भी आपको सिर्फ एक फोर्स नहीं मिलेगा, हमेशा आपको फोर्स मिलेंगे पेयर में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या, एक्शन एक्शन पेयर आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम होगा। जितना आपने फोर एक्शन लगाया सेम आपको रिएक्शन मिलेगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अपोजिट होगी, और डिफरेंट बॉडीज भी लगेंगे। और बच्चों एक्शन एक्शन पेयर हमेशा एक मोमेंट पे ही एग्जिस्ट करेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये कि जैसे उसको मैंने मुक्का मारा ना, उसी टाइम रिएक्शन आएगा। ऐसा नहीं कि आप मार रहे हो, रिएक्शन बैठ के वेट कर रहे हैं, हाँ मैं थोड़ी देर में लगूंगा, नहीं, सेम मोमेंट पे लगेंगे, सेम मोमेंट पे। और बच्चों ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन कभी हम डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने जो मुक्का मारा वो एक्शन था और दीवार ने जो मुझ पे फोर्स लगा वो रिएक्शन है, नहीं। आप किसी को रिएक्शन बोल सकते हो, दीवार ने लगाया उसको भी आप एक्शन बोल सकते हो, और आपने मारा उसको आप रिएक्शन बोल सकते हो। तो एक्शन रिएक्शन पेयर कुछ जो पेयर है फोर्सेस, उसमें कोई भी हो सकता है। आपने जो पंच किया वो एक्शन हो सकता है, वो रिएक्शन भी हो सकता है। तो आप किसी को नाम नहीं दे सकते यहाँ पे, क्योंकि दोनों फोर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सेम नेचर के होते हैं। सेम नेचर मतलब क्या है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं है? अरे वाह क्या बात है। No, sir. चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। बच्चों मान लो एक छोटी सी आपसे बात पूछ रहा हूँ। एक ना बुक रखी है किसी टेबल पे, चलो बुक छोड़ो, एक मास रखा है किसी टेबल पे, एक मास रखा है, ठीक है, मास है। अब इस पे जो मास है, एक ये मास नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है। बच्चों आई थिंक आप सबको पता होगा कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। तो इस बुक पे एक Yes, नॉर्मल sir. रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा इन दोनों की वजह से, जो सरफेस इनकी बीच में कॉमन है। तो हमने क्या देखा, हमें फाइनल क्या मिलता है कि n इजकल टू किसके इक्वल आता है? mg के इक्वल आता है, MG. ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम डेफिनेशन देखें एक्शन एक्शन फोर्स की, तो देखो n इक्वल टू mg है, मतलब क्या है भाई, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg फोर्स चाहिए आपस में एक्शन एक्शन फोर्स है क्या? क्या No, नॉर्मल sir. रिएक्शन फोर्स और mg फोर्स आपस में एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्या? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? Sir, हमारे ये वजह जो से जो MG फोर्स है, लग रहा है नीचे उसकी वजह से भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही बोला, जिसने बोला बिल्कुल सही बोला।
सर जो मास के जैसे नीचे फोर्स लग रहा है उसके उससे टेबल भी उस पे अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। देखो बच्चों, एक्चुअली देखो होता क्या है ना कि आप जो है ना इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो mg के बराबर होता है, ऐसा नहीं होता। बट देखो, इस स्मॉल मास पे एक नॉर्मल एक्शन ऊपर लग रहा है, तो बच्चों ये जो बुक है ना, ये बुक, ये इस टेबल पे एक नॉर्मल एक्शन फोर्स ये भी लगा रही होगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बुक के बारे में, बुक बच्चों रेस्ट पे है। अगर बुक रेस्ट पे है तो हम बोल सकते हैं ना कि नॉर्मल एक्शन फोर्स किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। बट दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर सेम नहीं है। तो ये जो n है ना, n इक्वल टू n है एक्चुअली, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है। यहाँ तक किसकी किसकी समझ नहीं आया? सर इसका रीजन ये है कि जो mg है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है और जो बिल्कुल नॉर्मल सही। रिएक्शन है वो टेबल ब्लॉक लगा है। यस, जो mg है वो डिफरेंट टाइप का फोर्स है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ बेसिक फोर्सेज है। पहला फोर्स क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट फोर्स क्या है? वेट ऑफ द, ये कुछ बेसिक फोर्सेज है, ठीक है, जिसके बारे में बार बार आपको बताना चाहिए। वेट ऑफ द बॉडी कहाँ लगता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg। ठीक है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है? मान लो कि अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, अगर यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों, तो इस पे जो mg फोर्स है ना बच्चों, वो mg फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। ये मत सोचना कि नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये बात किस किस को समझ आई, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो mg फोर्स बच्चों वर्टिकल डाउनवर्ड मत बोलना, हमेशा क्या बोलना? हमेशा टुवर्ड्स सेंटर। ये अपना फर्स्ट बेसिक फोर्स है, वेट फोर्स। ठीक है, सेकंड फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स। एक होता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, वो क्या होता है? वो हमेशा दो सरफेसेस के बीच में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स क्या होता है ना, जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स होता है, एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है बच्चों, तो एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ऊपर वाले का। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये ऊपर रखा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो ऊपर वाला है मान लो उसका मास m, मान लो इसका जो मास वो है m है, और इसका है कैपिटल M। ठीक है बच्चों, जो सरफेस इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, ऐसे जो सरफेस आया है, ठीक है, हमेशा क्या होता है? एक फोर्स लगेगा, आपस में लगेगी, ये आपस में लगाएंगे, आपस में लगाएंगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या? जो येलो है वो नॉर्मल एक्शन फोर्स लगाएगा छोटे वाले पे ऊपर की तरफ, ऐसे। ठीक है, जो ग्रीन वाला है वो नीचे वाले पे फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे। है दोनों नॉर्मल एक्शन फोर्स। और जब भी बच्चों ये लगेंगे ना, हमेशा ये लगेंगे नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑलवेज। यूपी में भी हो जाएंगे फिर बच्चों एक तो म्यूट रखो, होने वाले हैं। मैं बनाता कुमकुम म्यूट रखो बेटा।
डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, हमेशा। ठीक है, ओके। ये अपना सेकंड फोर्स, नॉर्मल फोर्स। थर्ड फोर्स होता है टेंशन फोर्स। कौन सा होता है? टेंशन फोर्स। ठीक है बच्चों, ध्यान क्या रखना, टेंशन फोर्स हमेशा क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि सर डायरेक्शन क्या है। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, टेंशन फोर्स क्या होगा ना, हमेशा होगा, ओके यस, टेंशन फोर्स हमेशा क्या होगा, हमेशा दूर की तरफ होगा पॉइंट से, जिस पॉइंट से कनेक्टेड है ना वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि भाई, अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं टेंशन फोर्स का है, वो बच्चों नीचे की तरफ है। अगर यहाँ पे मैं पूछूं तो टेंशन फोर्स का है, वो ऊपर की तरफ है। ये बात किस किस को समझ आई? आई थिंक ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या बच्चों, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर हाँ अंशु बेटा, जो भी आपको डाउट पूछा करो। एक बच्चे ने मैसेज डाला कि मुझे डाउट है। बच्चों डाउट पूछा करो, डाउट पूछने आप खुद को अनम्यूट कर लो। सर टेंशन एंड फोर्स जो था वो एक बार डिफाइन कर दो। बच्चों देखो, टेंशन फोर्स क्या होता है, हमेशा जब भी किसी ऑब्जेक्ट में, जब भी किसी स्ट्रिंग, बात चल रही है स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग कैसी होती है, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल। मतलब कि स्ट्रिंग एक ऐसी होती है, अगर हम बात करें आइडियल स्ट्रिंग की, वो खिंच नहीं सकती। मतलब क्या है, वो लंबी नहीं हो सकती, जो उसकी लेंथ है वो फिक्स रहेगी। सेकंड पॉइंट, उसके अंदर कोई मास नहीं होता। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग से एक मास को ऐसे लटका दिया। लटकाएंगे तो वो खिंचेगी ना। अब उसके अंदर होता है टेंशन फोर्स। अब बात है कि वो जो टेंशन फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, बच्चों एक चीज बताओ, अगर आप कोई ऐसे उंगली खींचेगा, आपके ऐसे कोई उंगली खींच रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ फोर्स फील होगा ना, यहाँ पे तो भी ऐसा कुछ खींच रहा है, तो होगा नहीं होगा? यस सर। होगा ना। तो सेम इसको भी हो रहा है भाई। देखो ये जो मास है ये रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, इसको कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है, यहाँ पे कुछ खिंचाव है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ फोर्स है। तो बच्चों टेंशन फोर्स क्या होता है, जो कनेक्टेड पॉइंट होता है ना उससे हमेशा दूर की तरफ होता है। हमेशा क्या होता है, दूर की तरफ हमेशा। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है बच्चों, एक ऐसा ऑब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसके मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब बच्चों ये अकेला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, मान लो, ये मैं छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपने मैन को लिया, ये भी सिस्टम हो सकता है, ये दोनों भी सिस्टम हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, और ये पूरे के पूरे सिस्टम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक छोटा एग्जाम्पल सोचो। मान लो देखो, ये दो भाई हैं। ठीक है, ये दो भाई हैं, ये जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। अब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो हम दोनों को अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं, भाई एक ए बी है। मान लो कोई तीसरा बंदा आ गया, इनके घर पे, सी, ये इन दोनों से लड़ाई करने लग गया। जैसे इन दोनों से लड़ाई करने लगा इनके घर पे आगे, तो दोनों भाई थे, ये हो गए एक। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं बच्चों, इससे लड़ाई करेंगे। ठीक है,
अब ये जो आपस में पहले खुद से लड़ाई कर रहे थे ना, वो क्या हो गया, वो हो गया इनका इंटरनल मैटर। वो इनका क्या हो गया, इंटरनल मैटर हो गया। और ये जो येलो वाला जो नया बंदा बाहर से आया है, ये इनके लिए एक्सटर्नल है। आ रही मेरे पास समझ में? यस सर। तो बच्चों डिपेंड करता है आपने सिस्टम किसको चूज किया है। भाई अगर आप ए बी की बात चल रहे हो, ए बी में लड़ाई चल रही है, ठीक है, लड़ाई चल रही है, ये मारा ये मारा ये मारा, आप लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग सिस्टम कर रहे हैं। अगर कोई तीसरा बंदा बाहर से आ गया इनके घर पे लड़ाई करने के लिए, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए कि भाई देख हमारी जो लड़ाई है ना वो तो हमारा इंटरनल मैटर है, उसको हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले देखते हैं। अब क्या हो गया, ए और बी दोनों एज ए सिस्टम काम कर रहे हैं। तो बच्चों सिस्टम क्या होता है बच्चों, सिस्टम वो होता है जिसमें इसके मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इनकी आपस की जो लड़ाई है ना वो मैटर नहीं करती। अब जब तीसरे से लड़ाई कर रहे हैं ना, तो इनका आपस का जो मन मुटाव है, इनका आपस की जो लड़ाई चल रही थी, वो उनको मैटर नहीं करते। अब वो उसको भूल चुके हैं। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, अगर आपने दो ऑब्जेक्ट को चूज कर लिया एज ए सिस्टम, और उनके बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है ना बच्चों, वो होता इंटरनल फोर्स। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, एफबीडी। क्या है वो, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पूरे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है फ्री बॉडी डायग्राम? देखो, फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले क्या होता है, इसका पहला पॉइंट क्या आता है, आइडेंटिफाई सिस्टम। आइडेंटिफाई सिस्टम मतलब क्या है कि आपको किस ऑब्जेक्ट का मोशन आपको ऑब्जर्व करना है, आप उसको पहले आइडेंटिफाई करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, शो all the forces acting on the system, acting on the system। जो फोर्स लग रहे हैं एक सिस्टम पे, आपको सारे फोर्सेस क्या करना है, आपको सारे फोर्सेस शो करने। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, डोंट इंक्लूड फोर्सेस बाय द सिस्टम। मतलब क्या है, अगर मान लो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, तो मेरे पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं ना वो आपको शो करने। मैं किस किस पे फोर्स लगा रहा हूँ आपको शो नहीं करना। थर्ड क्या है, राइट इक्वेशन। राइट इक्वेशन, ये हो गया अपना फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। नो ठीक है, सर। चलो मैं आपको एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देखो क्या, देखो एग्जांपल देखो क्या, मान लो, ठीक है, और बच्चों आपको सबको पता होगा, राइट इक्वेशन में लिख देता हूँ मैं, एफ नेट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आई थिंक सबको पता होगा, एफ नेट फोर्स हमेशा किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल मान लो एक लिफ्ट है, मैं थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो एक लिफ्ट है, उसके अंदर आपने एक बॉक्स रखा है, उसके अंदर आपने एक बॉक्स रखा है, ठीक है, और मान लो ये जो लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट है जो है, ये एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है।
और जो बॉक्स है इसका मास है मान लो 15 केजी, 15 केजी, ठीक है। ओके, अब आपको बताना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द मास एंड लिफ्ट, मास एंड लिफ्ट, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बच्चों हमें क्या निकालना, हमें निकालना नॉर्मल एक्शन किस किस के बीच में, मास के बीच में और लिफ्ट के बीच में, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे सबसे बेस्ट तरीके क्या, एफबीडी। एफबीडी कैसे करेंगे मैं आपको शो कर देता हूँ, देखो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, वेट वेट, देखो मैं बच्चों यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। एफबीडी ड्रॉ करेंगे, चलो भाई एफबीडी ड्रॉ करते हैं। क्या करना भाई, कुछ नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है एफबीडी में, फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, Identify the system. आइडेंटिफाई सिस्टम, ठीक है। हमने क्या किया, हमने केजी को मान लिया, हम जो 15 केजी वाला, बच्चों आप सिस्टम किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा, देखो ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास है 15 केजी, ठीक है। आइडेंटिफाई द सिस्टम, हमने सिस्टम मान लिया 15 केजी का मास, ठीक है भाई, अपना सिस्टम है। सेकंड क्या है, शो ऑल द फोर्सेज एक्टिंग, ठीक है भाई, इस पे एक फोर्स क्या लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ क्या 15 जी, 15 जी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल एक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, दोनों सरफेस के बीच में, वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा मास के ऊपर, हमने मान लिया एन, एन मान लिया, दो ही फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना बच्चों, क्या लग रहा है कोई, Sir, एक acceleration. नहीं नहीं वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स नहीं है, दो ही फोर्स लग रहे हैं। अगर दो फोर्स लग रहे हैं ठीक है भाई, तो इक्वेशन क्या बोलती है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ नेट कितना हो गया भाई, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स ज्यादा है, एन माइनस 15 जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 15, एक्सीलरेशन कितनी है 5, तो कितना हो गया, ये हो गया नॉर्मल एक्शन विल बी इक्वल टू 15 5 75 प्लस में 15 जी यानी कि 150, तो कितना न्यूटन आ गया 225 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों के बीच में कितनी है 225। Sir, हाँ जी, sir इसे pseudo force के concept से भी कर सकते थे ना? किससे, Pseudo force. सूडो फोर्स, हाँ उसके बाद आगे बात करेंगे, Okay, sir. ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, सर n-15 कैसा है? हाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। एफबीडी में क्या करना होता है ना, पहले आप चेक करो सिस्टम क्या है, तो सिस्टम उसको पकड़ लो, बस आप सिस्टम को पकड़ लो। भाई हमने क्या माना, हमें चाहिए सिंपल सा सिस्टम, हमने देखा मास, मास पे एक फोर्स नीचे लग रहा है, कौन सा 15 की 15 जी, 15 जी लग रहा है ना, और एक नॉर्मल। देखो बच्चों जब भी दो सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा बच्चों। अगर फ्री फॉल मोशन नहीं है ना, मतलब फ्री फॉल क्या है कि दो ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ दिए, मान लो एकदम से टूट जाएगी, अगर एकदम से लिफ्ट का ये टूट जाएगा रस्सी, तो दोनों फ्री फॉल मोशन में हो जाएंगे, दोनों साथ साथ नीचे गिर रहे होंगे, तब नॉर्मल एक्शन 0 हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे नॉर्मल एक्शन है, कौन सा है, अब देखो ऊपर की तरफ लगेगा, मास के ऊपर। तो अब देखो अगर टोटल लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मास भी ऊपर जा रहा है, मास ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, हम तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगी, एन माइनस 15 जी इज इक्वल टू 15 इंटू 5। आया समझ में, Yes, sir. ठीक है, चलिए
नेक्स्ट टॉपिक मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। आई थिंक ये सबको ऑलरेडी क्लियर होगा क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार करवा चुका हूँ इस पे। याद है प्रोजेक्टाइल में हमने किया था? यस सर। बच्चों अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है ऊपर ऐसे, तो आप सबको याद है कि नहीं कि ग्रेविटी ग्रेविटी लग रही नीचे की तरफ। ये एंगल कितना था? थीटा। तो ये जो ग्रेविटी है इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। ये क्या है? जी कॉस थीटा। ये इधर क्या है? जी साइन थीटा। अब बच्चों अगर आपने कोई भी मास अगर आपने यहाँ पे रख दिया ना, मास रख दिया, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी साइन थीटा। आया समझ में? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? आगे चले। Yes, sir. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बच्चों? ब्रेकिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज 200 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। मतलब क्या है? अगर मान लो कोई इंसान ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और जो ब्रेकिंग टेंशन है स्ट्रिंग की वो है 200 न्यूटन, तो बताओ वो मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बड़ा बेटा जल्दी से बताओ। सर 10। आंसर इज 10। 10। यस चेक करते हैं, अभी चेक करेंगे। बच्चों सिंपल सा तरीका क्या? एफवीडी ड्रॉ कर लो ना, ड्रॉ कर लो एफवीडी। जो इंसान चढ़ रहा है इसी को पकड़ लो, कर दो और उसको बोलो भाई अगर इसको ऊपर चढ़ना है, इसका मतलब क्या है भाई? अगर टेंशन 200 लग रही है, तो अगर ये 200 से खींच रहा है रस्सी, मतलब समझ रहे हो टेंशन बाय? टेंशन का मतलब क्या है? ये ऐसे खींच रहा होगा तभी तो टेंशन आएगी ना स्ट्रिंग के अंदर। ये 200 से नीचे खींच सकता है मैक्सिमम। तो ये अगर 200 लगाएगा तो स्ट्रिंग भी इस पे 200 लगाएगी ऊपर की तरफ। लगाओ, ड्रॉ करो एफपीडीज का। देखो ये जो इंसान है ये 200 नीचे की तरफ लगा रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें ड्रॉ करना है इसका एफवीडी। तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तभी तो ऊपर चढ़ेगा ना ये। वो 200 न्यूटन लगा सकता। स्ट्रिंग कितना लगा रहा है? 200 न्यूटन। इसका खुद का मास कितना है? 10 जी। वो नीचे लगा दो। ठीक है, इक्वेशन लिखो एफ नेट विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है? ऊपर ऊपर जा रहा है ये फाइनली, तो लिखो 200 न्यूटन माइनस 10 जी। मान लो कि इसके एक्सेलरेशन कितनी है? इसके एक्सेलरेशन मान लो हमने ए मान ली। मान लो कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ये, तो कितना आ जाएगा? मास कितना है? 10 इंटू ए। तो यहाँ से बच्चों देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ए विल बी इक्वल टू 200 इन माइनस 10 जी। जी मतलब 10, कितना आ गया? 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। किस किस को समझ आ गया ये? यस सर। किस किस को समझ आ गया? सर एक बार ब्रेकिंग टेंशन का मतलब बता दो। बच्चों ब्रेकिंग टेंशन मतलब क्या है कि मान लो ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे ऊपर चढ़, ऐसे ऊपर चढ़, अगर मान लो झटके मार मार के ऊपर चढ़ने लग जाए, तो भाई जो रस्सी है ना, रस्सी उसकी एक एक है ना, उसकी एक लिमिट है। उसकी एक लिमिट है, एक लिमिट तक टेंशन आप लगा सकते हो, समझ रहे हो? तो क्या कहने का मतलब है, अगर 200 से ज्यादा टेंशन, देखो एक्सेलरेशन कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी एक्सेलरेशन 10 से ज्यादा होगी ना, तो ज्यादा टेंशन लगानी पड़ जाएगी इसको।
अभी आराम से चढ़ रहा है, जल्दी चढ़ रहा है। अगर फास्ट चढ़ना तो क्या करेगा, जल्दी से करेगा ना, तो टेंशन ज्यादा लगेगी। आया समझ में? यस सर। चलिए यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 blocks of mass 4 kg and 6 kg are attached in a vertical plane with the help of ideal strings. Find the tension at points A and B. आपको Sir. 2 पॉइंट पे टेंशन, हाँ फर्स्ट ऑप्शन। ओके, बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। बच्चों कुछ नहीं करना है, एफबीडी ड्रॉ कर लो, एफबीडी। सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन ओके। चलिए देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, देखो क्या करना है। चलो हम पहले बात करते हैं पॉइंट बी के बारे में। पॉइंट बी, इस पे टेंशन ऊपर लग रही है और इस पे टेंशन नीचे लग रही है, ठीक है, सेम टेंशन लग रही है, तभी तो रेस्ट पे नहीं है। अब बच्चों अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये जो यहाँ पे कनेक्टेड है, ये कितना है, 6 kg है ना। तो देखो इस पॉइंट की बात करें तो इस पे टेंशन ऊपर टी लग रही है, नीचे क्या लग रहा है, अगर इस मास की बात करें, इस पे टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रही है, नीचे क्या लग रहा है, 60 न्यूटन लग रहा है। तो देखो टी किसकी इक्वल आ गया, टी आ गया 60 न्यूटन के, और वही बी पे लग रही थी, ठीक है। तो कितना आ गया, 60 न्यूटन। अगर हम ए की बात करें बच्चों, ए पॉइंट की बात करते हैं, तो ए पॉइंट पे नीचे की तरफ टेंशन लग रही है, ए पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, ये पॉइंट ए है, तो इस पे नीचे टेंशन लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे, नीचे क्या है, 4 kg है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, टी लग रहा है, ठीक है। इसके नीचे क्या लग रहा है, मान लो ये T1 है, ये T1 दूसरा स्ट्रिंग है, T1 लगा लो, ये T1 नीचे एक टी लग रहा है बी की वजह से, और इसका खुद का क्या लग रहा है, 40 न्यूटन। सो T1 किसके इक्वल आ गया, टी प्लस 40, कितना आ गया, 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100। ये आपको पूरा मैं सॉल्व इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको मीनिंग समझ आ जाए। आंसर तो आप बहुत बच्चों ने सीधा सीधा निकाल लिया, आंसर इज बी, सॉरी आंसर इज ए, आंसर ए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई भी सर डाउट, कोई भी इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना? यस, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, अगर एक्सेलेरेशन होती है हम उसको क्या करते, एफ नेट इक्वल कर देते फिर उसके हम। ओके सर। आगे चले, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, स्ट्रिंग एंड पुली बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब क्या है, स्ट्रिंग का आप सबको पता है, ठीक है। पुली, पुली क्या होती है बच्चों, ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये मासलेस होती है, इसके ऊपर स्ट्रिंग क्या ऐसे घिस रहा होता है, स्ट्रिंग जो इसके ऊपर ऐसे घिस रहा होता है, ठीक है, मासलेस होती है। इस पे कोई क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ आइडियल पुली एज शोन, a block of mass m kg is attached with the help of ideal string। बच्चों आइडियल स्ट्रिंग की खास बात क्या होती है, एक तो उसके अंदर क्या होता है, हर जगह टेंशन सेम होती है, आइडियल स्ट्रिंग में पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है। दूसरी क्या होती है, उसके अंदर मास नहीं होता। तीसरा क्या होता है, वो होता है इनएक्सटेंसिबल, मतलब क्या है, उसकी जो लेंथ है ना वो फिक्स है, वो छोटी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, हमें क्वेश्चन निकालना कि ये जो सीलिंग है यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, हमें ये निकालना है, ओके। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी।
चलो बच्चों इसका आंसर निकाल दो। सर 2 mg। आंसर इज सर 2 mg और 0 में डाउट है। वाओ, 2 mg और 0 में डाउट है, या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ऐसे कैसे हो सकता है बच्चों? यूज योर कॉमन सेंस ना भाई। आपने अगर कोई सामान लटका रखा है सीलिंग से, उस पे कुछ ना कुछ तो लगेगा बच्चा, 0 कैसे हो सकता है? यस सर, सर 2 mg। चारू, दिमाग तो आपके अंदर अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको? आपको क्या है, फोर्स निकालना ना, बस एवईडी ड्रॉ कर लो उसका। क्या कर लो उसका, एवईडी ड्रॉ कर लो। हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? देखो क्या करना, देखो बच्चों, एवईडी इज द सॉल्यूशन, ठीक है? ये मास m है बच्चों। देखो ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से ऐसे गई है, ऐसे ऊपर से है, तो यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है। टेंशन नीचे की तरफ भी है। अगर उधर से हम अगर पुली की तरफ से देखें, ये टेंशन मान लो क्या है, T1 है, और ये टेंशन T1 नीचे की तरफ भी होगी, ठीक है? हमें निकालनी T1, ठीक है बच्चों? अब देखो, अगर हम इसकी बात करें तो यहां से देखो बच्चों, T किसके इक्वल आ जाएगा, mg के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ देखो, पुली के ऊपर देखो, T एक नीचे की तरफ लग रहा है, इधर भी नीचे की तरफ लग रहा है, इस पे T1 ऊपर लग रहा है, तो बच्चों T1 किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस mg, है कि नहीं? तो कितना फोर्स लग रहा है, ट्वाइस mg। आंसर इज बी, आंसर इज बी। किस किस को समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चले हम। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंस्ट्रेन्ड मोशन। क्या टॉपिक है? कंस्ट्रेन्ड मोशन। मतलब क्या इसका बच्चों, एक ऐसा मोशन जो बच्चों बाउंडेड होता है। क्या होता है? बाउंडेड होता है। मतलब क्या? भूमि बेटा, आपने फिर से अनम्यूट कर दिया, क्या कर रहे हो आप? 20 साल बच्चों अगर आपके क्वेश्चन नहीं होते प्लीज म्यूट रखा करो, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जो बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब क्या है भाई? बाउंडेड मतलब बच्चा ऐसा है, देखो ये एक छोटी सी रिंग है, दिख रही है आपको रिंग? एक रिंग है। अब देखो, अगर मान लो ये रॉड के अंदर नहीं होती, अगर ये रॉड के अंदर नहीं होती तो ये नीचे की तरफ मूव करता, फ्री फॉल मोशन करता, ये करता नहीं करता? यस सर। समझ रहे हो बच्चों? अब देखो, अगर मान लो ये चीज अगर नहीं होती, ये अगर नहीं होती तो ये ऐसे मूव कर रहा था इधर की तरफ, है कि नहीं? लेकिन ये है तो ये सिर्फ वर्टिकल मूव कर सकता है। ये देखो, अगर ये वॉल नहीं होती तो ये नीचे गिरता सीधा सीधा। अब क्या कर रहा है, ये पॉइंट इधर जाएगा, ये फिर नीचे गिरेगा। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेन्ड मोशन। मतलब क्या है? बाउंडेड मोशन। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेन्ड मोशन में एक ऑब्जेक्ट का मोशन बाकियों पे डिपेंड करता है। ये बात किस किस को समझ आई? आ गया। भाई देखो ऐसा है, ये आपको पेन दिख रहा है, अब यहाँ से मैंने पकड़ रखा है, अगर यहाँ से मैं नहीं पकड़ता तो क्या होता है, ये ऐसे नीचे गिर जाता। लेकिन अब ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, क्यों? कंस्ट्रेन्ड मोशन है ये इस पे भी, इस हाथ की पकड़ पे भी डिपेंड कर रहा है। आया सबको समझ में? ठीक है, चलिए बच्चे आपका एक छोटा एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में। देखो एक छोटी सी बात, देखो अगर बात करूं मैं इस पॉइंट की, मान लो इसकी वेलोसिटी है, चलो एक मिनट, मान लो इसकी वेलोसिटी मान लो v है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v है।
अब देखो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v होगी, इसकी भी v होगी, इसकी भी v होगी, इसकी सबकी v होगी। क्यों होगी v बच्चों? इसलिए v होगी क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल है मतलब क्या है? अगर मान लो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, अगर मान लो ये 5 मीटर से नीचे आ गया ना, तो इस स्ट्रिंग में जितने पॉइंट भी है सबके सब 5 मीटर से मूव करेंगे। ये बात किस किस को समझ आई? सर दोबारा बताना एक बार। कहने का मतलब क्या बच्चों? अगर मान लो मैं रस्सी खींचूंगा, मान लो अगर मैं देखो रस्सी टाइट है, ये जो स्ट्रिंग है टाइट है, अगर मैं ऐसे खींचूंगा, मैंने ऐसे 1 फीट से खींच लिया, 1 फुट ऐसे मैंने खींचा 1 फुट, तो रस्सी के सारे पॉइंट 1-1 फुट आगे मूव करेंगे ना। यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है इसके वेलोसिटी भी v है। मानते हो? हाँ जी सर। ठीक है। अगर इसकी मान लो, अगर ये वेलोसिटी मान लो u थी, ये वेलोसिटी मान लो u थी, और ये एंगल अगर थीटा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि v मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा। यस सर। मानते हो कि नहीं? मतलब क्या है Yes, sir. कि u cos थीटा जो कंपोनेंट है वो v के इक्वल होना चाहिए, तभी तो मूव करेगा ना ये। आया समझ में? सर एक ये छोटा क्वेश्चन कर। हाँ बोलो। सर ये जो यू है यहाँ पर ये कोई स्ट्रिंग लगे हुए हैं? नहीं, हमने एग्जांपल लिया, चलो ठीक है एग्जांपल देखो। एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल b moves along the horizontal path with speed vb, then find the speed of a at an instant when the string at b makes an angle of theta with the horizontal. Okay, so option a, सर फर्स्ट option ऑप्शन। a, The first B, option. C। बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या आएगा बताओ आंसर? सर फर्स्ट ही लग रहा है। चलिए बिल्कुल सही। देखो अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो हम बोल सकते हैं ना ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, तो बच्चों वी ए यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जो वी ए है किसके इक्वल होना चाहिए? वी बी कॉस ऑफ थीटा। आंसर इज ए। आंसर इज ए। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? फिर आ गया. पक्का? किसी Yes, को sir. कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? चलिए अब देखो बच्चों, इसको करने का ना कुछ मेथड होते हैं, कंस्ट्रेन्ड मोशन को करने के मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? सेगमेंट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? सेगमेंट मेथड। मतलब क्या बच्चों? फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये लेंथ कितनी है? एल है। एल लेंथ है। ठीक है, जो पॉइंट बी है इसने मूव किया मान लो x1 डिस्टेंस से, और इसने मूव किया x2 डिस्टेंस से। ठीक है, सो L इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल कितना था? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इनिशियल कितनी थी? L थी। L फाइनल कितना हो गया? L x1 से इंक्रीज हुआ, x2 से डिक्रीज हुआ, दोनों कट गए, तो x1 किसके इक्वल आ गया? x2 के। मतलब क्या है? अगर स्ट्रिंग टाइट है, अगर स्ट्रिंग टाइट है तो जितने पॉइंट्स होंगे स्ट्रिंग के ऊपर सब के सब क्या करेंगे? सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। अब बच्चों अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक आ जाएगा v1 विल बी इक्वल टू v2। आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो क्या जाएगा? एक्सेलरेशन a1
will be equal to A2। ये बात किस किस को समझ आ गई? सर रिपीट Yes, कर दो sir. एक बार। चलिए बच्चों, कॉन्सेप्ट देखो क्या है, सबको पता है स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब क्या, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फिक्स है, तो इलोंगेशन स्ट्रिंग में हो ही नहीं सकती। अगर पॉइंट बी, मान लो हमने क्या किया, हमने एग्जांपल लिया, हमने अज्यूम किया कि मान लो पॉइंट बी है भाई, वो उसने x1 डिस्टेंस कवर किया और हमने मान लिया कि पॉइंट ए ने x2 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। सो लेंथ इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू लेंथ फाइनल। भाई स्ट्रिंग तो लेंथ फिक्स है ना, इनिशियल लेंथ कितनी थी, इनिशियल लेंथ तो l थी, फाइनल कितनी होगी भाई, फाइनल थी, देखो जो l थी इसमें मान लो x1 इंक्रीज हो गया, x2 डिक्रीज हो गया, तो हमने क्या लिखा, l प्लस x1 जितने से इंक्रीज हुआ माइनस x2 जितने से डिक्रीज हुआ, दोनों इक्वल है, इक्वल हो सकती है, तो x1 फाइनल x2 की इक्वल आएगा। कहने का मतलब क्या बच्चों, आप कान ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा के पकड़ो, बस उन्होंने थोड़ा इनडायरेक्टली प्रूफ किया यस सर आ गया। कि भाई जितने पॉइंट होंगे स्ट्रिंग के ऊपर सारे वो सेम डिस्टेंस से ही मूव करेंगे अगर स्ट्रिंग टाइट है तो। आया समझ में? यस सर। यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेश्चन? चलिए सेकंड ट्रिक होती है बच्चों, सेकंड ट्रिक होती है टेंशन ट्रिक। सेकंड ट्रिक क्या होती है, टेंशन ट्रिक। देखो क्या होती है बच्चों, टेंशन ट्रिक में देखो क्या होता है, मान लो ये कोई मास ए है और ये कोई मास बी है। अब देखो बच्चों सेम स्ट्रिंग है, तो अगर मान लो इसने एक्स की डिस्टेंस से मूव किया ऊपर की तरफ, तो बच्चों ये एक्स डिस्टेंस नीचे मूव करेगा, अभी हमने प्रूफ करके दिखाया। इस स्ट्रिंग में मान लो टेंशन टी है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो बच्चों टेंशन पूरी में सेम रहेगी, ठीक है। तो बच्चों टेंशन ट्रिक में देखो क्या होता है, देखो टेंशन ट्रिक में क्या होता है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0। देखो कैसे होता है, अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सो लिखो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0। कैसे करेंगे, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से फोकस करना इस पे, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है शुरू में ये। देखो बच्चों ध्यान देखो, अगर ये जो ए है, ये जो ए है अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर, बच्चों वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज एफ डॉट डी होता है ना, Yes, sir. और एफ डॉट एस, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, फिर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है और ये जो ए ब्लॉक है ये मूव भी ऊपर की तरफ कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ जी सर। क्यों, क्योंकि टेंशन ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ देखो इस पे टेंशन तो ऊपर लग रही है बट एक्स डिस्टेंस नीचे मूव कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि टेंशन तो ऊपर लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, तो बच्चों टोटल वर्क कितना हो गया, इज इक्वल टू टी एक्स कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस टी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, आपस में कट जाएंगे, तो वर्क डन कितना आ गया, 0। तो बच्चों आगे से आपको याद क्या रखना है,
आपको याद ये रखना है, दैट इज समेशन ऑफ टी डॉट एक्स विल बी इक्वल टू 0। मतलब क्या है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर। आगे ठीक है, और इसी से आगे हम क्या ड्राइव कर सकते हैं बच्चों? हम ये भी बोल सकते हैं इसी से ही, क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन को, तो टी डॉट वी इज ऑल्सो 0। क्यों? हमने कुछ नहीं किया, हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया बस। ये बात किस किस को समझ आ गई? आगे सर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन ट्रिक। क्या बोलते हैं? टेंशन ट्रिक। ठीक है, एक ट्रिक और क्या होती है? पुली ट्रिक। पुली देखो, लास्ट ट्रिक, आज ये लास्ट टॉपिक है। पुली ट्रिक में देखो क्या होता है। मान लो ये जो पॉइंट है ये A1 से नीचे आ रहा है, ये मान लो A2 से नीचे आ रहा है, तो बच्चों एक्सेलरेशन पुली क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी A1 प्लस A2 डिवाइड बाय 2। A1 प्लस A2 डिवाइड बाय सर ये ए नॉट पुली का एक्सेलरेशन है। ए नोट क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ए नोट क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ठीक है, और ब्रैकेट में सर लिख रहा अगर हूँ, यही पुली ऊपर जा रही है तो यस, एड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों, में आपको छोटा एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो ये एग्जांपल है, मान लो ये पुली है, इसका ये ऊपर जा रहा है कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये मान लो नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपको निकालनी ए नोट। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करो, एक डायरेक्शन क्या करो, पॉजिटिव मान लो। मैं हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानता हूँ, ए नोट लिखो। ए नोट क्या है? ये ऊपर की तरफ है, लिखो 5 पॉजिटिव मारा हमने, -1 डिवाइड बाय 2। कितना आ गया? ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? ये ए नोट, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी। ये बात किस किस को समझ आ गई? जल्दी से बोलो हाँ। यस सर। आगे सबको समझ में? तो बच्चों ये एक पुली है, मतलब ये हमारी कुछ ट्रिक थी, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। इसको हम दोनों तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ ब्लॉक बी मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन? जल्दी से बोलो। सर यहाँ मास की नीड नहीं है। नहीं, ओके सर। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके बच्चों, आपको मैंने एक फॉर्म किया, आपको सेंड किया सबको मैंने। जल्दी से उस फॉर्म को फिलअप करके आप यू कैन लीव द क्लास। ठीक है, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? सब क्लियर है यहाँ तक? बच्चों जल्दी से फॉर्म को फिलअप करके अपने अटेंडेंस लगा दो, काफी बच्चों की अटेंडेंस अभी तक नहीं हुई है। जल्दी से फॉर्म को फिलअप करके अटेंडेंस लगा दो अपनी।